हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में, उस टॉपिक में आज हमने लिया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है आज 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल को आपके 26 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस बार भी आपके अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, पर वो वर्चुअल रूप से मनाया जा रहा है। आज हमने भी जो टॉपिक लिया है वो यही लिया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आपको मेघराज मीना LIS परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से सबसे पहले तो। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अब आज हमारे टॉपिक के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है और उससे रिलेटेड टॉपिक ही हमने लिया है IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैंने एक वीडियो IPR के ऊपर पूरा डिटेल से वीडियो मैंने बना चुका हूं, पर फिर भी आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी स्टूडेंट्स के सामने में आऊं और कुछ बोलूं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक टॉपिक इसका एक छोटा वीडियो बनाया जाए। तो मेरा जो इसका पूरी डिटेल का वीडियो है वो आप देख लेना, यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड है। और एक वीडियो और मैं आज इसका छोटा वीडियो होगा थोड़ा, बाकी उससे अलग मैटर इसमें मिल जाएगा आपको। तो आप जब भी आप अपनी तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, आप दोनों वीडियो देखना, एक तो ये वाला वीडियो भी देखना और वो दूसरा वीडियो भी देखना जो पहले अपलोड कर चुका हूं मैं यूट्यूब पे। ये वीडियो तो आज केवल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो देखो, शुरू करते हैं हम हमारे की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर IPR वीडियो के बारे में हम चर्चा करते हैं, IPR टॉपिक के बारे में, सॉरी। तो देखो, IPR टॉपिक क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IPR क्या है। ठीक है, IPR का जो टॉपिक हमने लिया है उसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IPR, ठीक है, IPR यानी IPR का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IPR का मतलब क्या है। तो IPR की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे IPR के बारे में। अब क्या है कि देखो, IPR में I का मतलब क्या होता है। IPR में I का मतलब अगर हम देखें, IPR में I का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल IPR में I का मतलब था इंटेलेक्चुअल। अब ये इंटेलेक्चुअल क्या है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल क्या है IPR में। IPR में इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है आपकी दिमाग की उपज या आपकी सोच। ठीक है, आपके दिमाग की उपज, आपके दिमाग की उपज। ठीक है, ये IPR में I का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग की उपज। ये कह सकते हैं कि आपके द्वारा जो कुछ भी आपके दिमाग में सोचा गया है, यानी कोई भी आविष्कार हो सकता है, कोई भी वस्तु का निर्माण हो सकता है, कोई भी शोध हो सकती है जो सबसे पहले आपने सोची है। तो यानी आपके दिमाग की सोच हो गई एक तरीके से। अगर हम कोई पुस्तक लिखते हैं तो किताब के बारे में लिखने के बारे में आपने सोचा कि आपने टॉपिक क्या लिया है, किससे रिलेटेड आप किताब लिखोगे, तो उससे संबंधित यानी IPR यानी I का मतलब है इंटेलेक्चुअल होता है हमारे दिमाग की कोई भी उपज या हमारे दिमाग की सोच हम कह सकते हैं। उसके बाद में P के बारे में अगर हम चर्चा करें, यानी P का मतलब क्या होता है, तो P का मतलब है प्रॉपर्टी। P होती है प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी क्या है हमारी। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, तो संपत्ति। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की कि आपकी संपत्ति, यानी इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर आपने आपके दिमाग से कोई आविष्कार किया है या कोई सोच आपके दिमाग में की जो उपज है वो आपकी संपत्ति हो गई। यानी मेरे द्वारा अगर कोई किताब लिखने की मैं सोच रहा हूं तो जो मैंने सोचा वो तो इंटेलेक्चुअल, और अगर जब मैं उसको लिख रहा हूं यानी मैंने शुरू किया तो वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि वो मेरे द्वारा लिखित है। ठीक है, कोई भी साहित्यिक कृति जो मेरे द्वारा लिखित हो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति हो गई। तो अब हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी भी हो गया हमारा कंप्लीट। तीसरा वर्ड बचा हमारे पास R, यानी R का मतलब क्या है, तो राइट्स।
ठीक है, यानी आपका अधिकार। राइट का मतलब क्या हो गया? अधिकार। यानी इस वर्ड का मतलब होता है, आईपीआर का सबसे पहले मतलब मैं बताना चाहता था आपको कि आईपीआर का पूरा नाम होता है अधिकार। यानी आपके मतलब ये कह सकते हैं कि आईपीआर क्या है, यानी आपकी बौद्धिक संपदा का अधिकार हो गया। ये एक तरह आपके दिमाग की कोई उपज, उसका अधिकार आपको मिल गया है, या आपके संपत्ति मतलब आपके दिमाग की कोई सोच है, कोई उपज है, उसका अधिकार आपको मिल चुका, हम ये कह सकते हैं आईपीआर का पूरा नाम। आपके दिमाग की कोई उपज है और आपके द्वारा उसकी कल्पना की गई है, तो वो आपका क्या है? अधिकार हो गया, यानी आपके दिमाग की उपज हो गई, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले तो आपको ये कंप्लीट हो गया कि ये क्या है। दोबारा एक बार बताता हूं, ये हमारे कोई दिमाग की यानी इंटेलेक्चुअल होती है, कोई हमारे दिमाग की उपज है। प्रॉपर्टी आपके द्वारा कोई मतलब कोई भी कलाकृति, वास्तुकला, मूर्तिकला, किसी का भी आपने निर्माण किया है, तो वो आपकी संपत्ति। और अधिकार, जो प्रॉपर्टी आपके द्वारा बनाई गई है या जो प्रॉपर्टी आपके द्वारा निर्मित की गई है, उसका अधिकार आपको मिल चुका है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपके द्वारा बनाई गई उसका अधिकार हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये कंप्लीट हो गया आईपीआर। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर? आपके पास जो भी था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चर्चा करते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, यानी बौद्धिक संपदा क्या है? बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा क्या है कि व्यक्तियों को उनके, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, यानी बौद्धिक संपदा क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, तो एक मैं इसकी परिभाषा बताता हूं। व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सर्जन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाला अधिकार हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। ठीक है, व्यक्तियों को, एक बार दोबारा बता देता हूं, व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सर्जन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाला अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। और बौद्धिक संपदा अधिकार जो एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के मध्य प्रदान किए जाने वाला अधिकार है बौद्धिक संपदा अधिकार। हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आविष्कार किया गया है या किसी रचना का निर्माण किया गया है, तो सर्वप्रथम उस रचना पर उस व्यक्ति का अन्य अधिकार होगा जिसने उस चीज को निर्मित किया है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके द्वारा किसी पुस्तक का निर्माण किया गया है, किसी रचना का निर्माण किया गया है, तो ये आपका अन्य अधिकार है। सर्वप्रथम आपका अन्य अधिकार, ये आपका एक नैतिक अधिकार है, क्योंकि सबसे पहले आपने उस चीज को निर्मित किया है। तो ये होता है हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार। अब हम देखते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार है तो इसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि बौद्धिक संपदा अधिकार में किस किस को शामिल किया गया है, तो हम बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत यह मान सकते हैं कि हमारी बौद्धिक सर्जन, बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक सर्जन के अंतर्गत जैसे आपके आविष्कार कोई आविष्कार है, नवाचार है, उसके अलावा आपके शोध है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, या कोई भी साहित्य कृति, ये सभी क्या है, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, ये सभी क्या है, ये इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि थोड़ा मैं आपको डिटेल बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बोर्ड से शुरू करेंगे। बौद्धिक, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो और क्या रीजन है इस टॉपिक को पढ़ने का, तो वो चीजें आपको कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहां बस जो आएगा वो मतलब इंपोर्टेंट है वो छोड़ दिया और उसको समझ में भी नहीं आया, इसलिए पूरा टॉपिक आप वीडियो क्लियर देखें। अब हम देखो, ये तो हमारा हो गया बौद्धिक संपदा अधिकार की परिभाषा, आईपीआर क्या है उसके बारे में मैंने बताया। अब हम देखते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो आईपीआर, इसके कौन कौन से राइट है, मतलब इसकी कौन कौन से टाइप है, आईपीआर के कौन कौन से टाइप है, उनके बारे में हम चर्चा करें। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो आईपीआर के प्रकारों की एक बार हम चर्चा करें तो इसके प्रकारों में कॉपीराइट है आपके, उसके अलावा आपके औद्योगिक डिजाइन है, उसके अलावा ट्रेडमार्क है, पेटेंट है और भौगोलिक संकेतक इसके प्रकारों में शामिल किया गया। एक बार इसके प्रकार भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, आईपीआर के प्रकार या बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकारों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बाकी आप मेरे इन जो प्रकार है उनकी बिल्कुल डिटेल मेरे नेक्स्ट जो पहला वीडियो है, पहले जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको आप पूरी डिटेल वहां से देख सकते हैं। मैं आपको इसमें केवल आज आईपीआर दिवस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं, फिर हम आज आईपीआर दिवस के बारे में ही चर्चा करेंगे कि मेनली क्या है। बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें, बौद्धिक संपदा
बौद्धिक संपदा के प्रकार। अगर हम इसके प्रकारों की बात करें, बौद्धिक संपदा के प्रकार कौन कौन से इसके, बौद्धिक संपदा के प्रकार, तो देखो इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसके प्रकारों में शामिल किया गया, एक तो आपका है कॉपीराइट, एक तो हमारा कॉपीराइट हो गया। दूसरा हमारा हो गया औद्योगिक डिजाइन। तीसरा हमारा हो गया पेटेंट, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ है हमारा औद्योगिक ट्रेडमार्क। उसके अलावा फिफ्थ है हमारा भौगोलिक संकेतक, ठीक है। ये हमारे क्या है, बौद्धिक संपदा के प्रकार हैं, टाइप्स हैं इसके। और बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकारों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से बताया, तो आप ये चीज वहां जाके बिल्कुल क्लियर कर लो, दोनों वीडियो देखना आप। इसमें आज क्या है, मोटे तौर पर हम आईपीआर दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये उसके प्रकार मैंने आपको एक बार फिर बता दिए, कॉपीराइट है, औद्योगिक डिजाइन है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है और भौगोलिक संकेतक है। अब हम चर्चा करते हैं यानी आगे की, कि आपके ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ये कब से प्रारंभ किया गया। बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है, ये कब से प्रारंभ किया गया है और क्यों बनाया जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको यह पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जा रहा है, तो 26 अप्रैल यानी 26 अप्रैल को हर साल बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन क्लियर कर चलते हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्लियर करते हुए हमें चलना है। हम शुरू करते हैं हमारे, ठीक है। ये यहां से हमने शुरू किया, बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया 26 अप्रैल। कब मनाया जाता है, आपको यह ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें बोर्ड में आज हमारी जगह कम पड़ सकती है। कब मनाया जाता है, तो ये वाला बनाया जाता है 26 अप्रैल यानी 26 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बनाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी हम चर्चा करेंगे आगे। पहले हमें ये देखते हैं, डिटेल से चलना है शुरू से। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल। कब शुरू किया गया है, यानी कब से शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाना, कब से प्रारंभ किया गया, तो सन 2000 से वीपो के द्वारा घोषणा कर दी गई कि 26 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो कब शुरू किया गया इसको बनाना, कब शुरू किया गया, ठीक है। कब शुरू किया गया, तो सन 2000 से लगातार हर बार अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाना प्रारंभ किया गया या शुरू किया गया। किसने शुरू किया, अगर आपको पूछा जाए किसने शुरू किया है इसको बनाना, किसने प्रारंभ किया, तो वीपो के द्वारा। किसने शुरू किया, तो वीपो ने। वीपो के द्वारा शुरू किया गया। आज वीपो के बारे में थोड़ा यहां पर हम चर्चा ज्यादा करेंगे, क्योंकि वीपो मेन संस्था है जिसने इस अधिकार को, इस मतलब ये जो दिवस है इस दिवस को प्रारंभ किया है, ठीक है। किसने शुरू किया, वीपो ने। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल। कब शुरू हुआ, सन 2000 से। किसने शुरू किया, वीपो ने। वीपो की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो वीपो का पूरा होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संगठन है, विश्व व्यापार संगठन ऐसे कुछ है ये, और इसका हिंदी इंग्लिश में अगर देखें हम तो इसको है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका मतलब ये हो गया कि विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार
संगठन, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, हिंदी में भी ये कह सकते हैं इसे। तो इसके द्वारा, वीपो के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया और इसे शुरू किया गया है। अब आगे हम चलते हैं कि सन 2020 की बात करें अगर हम, सन 2020 में अभी जो, पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं, सन 2021 में जो आपके अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, ये कौन से नंबर का है? तो ये आपके 21वें नंबर का है, ठीक है। 2021 में जो मनाया जा रहा है वो कौन से नंबर का है? वर्तमान में कौन से नंबर का है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 21वां, ठीक है। 21वां बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस वर्तमान में मनाया जा रहा है सन 2021 में। 21वां बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद आगे हम आगे चलते हैं, 2020 की बात करें। 2020 में इसकी थीम क्या थी? ठीक है, 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को, उसकी थीम क्या थी? थीम आपके अक्सर पूछी जाती है, तो उसकी थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, ठीक है। इनोवेट, इसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, यानी 2020 में, सन 2020 में आपके जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को, उसकी थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, ठीक है। ये हमारा 2020 की थीम का हो गया। 2021 का कौन से नंबर का है? 21वां विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस अभी मनाया जा रहा है। सन 2000 में घोषणा हुई और 2001 से लगातार हम मना रहे हैं इसको, तो ये हमारा हो गया 21वें नंबर का। क्लियर? डाउट में नहीं रहना आपको। 21वें नंबर का बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। उसके बाद में आगे हम चलते हैं कि ये दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से बनाया जाता है? इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य के बारे में मैं आपको बताता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य है कि हमारे जो नवाचार हैं, आविष्कार हैं, शोध है, अनुसंधान है, इन सबको बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि मनुष्य के द्वारा नए नए आविष्कार किए जाए, नई नई खोज की जाए, नए अनुसंधान की जाए, नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बनाने का उद्देश्य भी बता दिया मैंने। आगे हम चर्चा करते हैं। आगे इसके ऊपर वीपो के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा आपको। वीपो के बारे में मैं वैसे बता देता हूं, आप अपने नोट्स तैयार करो तो आप लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा कौन दे रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा कौन दे रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्धिक संपदा को बढ़ावा अगर मैंने ये लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मतलब बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा को बढ़ावा कौन दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ये जो संरक्षण है इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? तो इसको बढ़ावा जो देता है उस संस्था का नाम है वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो संरक्षण है, मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण जो है संगठन है, उस संगठन के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। अब हम बात करें वीपो के बारे में, आपको थोड़ा सा बता दूं, बोर्ड पे क्या जगह थोड़ी कम है, फिर भी मैं इस तरफ लिखता हूं। वीपो के बारे में हम डिटेल्स थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये देखो वीपो क्या है। वीपो की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो की मतलब कि वीपो का गठन कब किया गया? तो 14 जुलाई 1967
14 जुलाई 1967 को वीपो का गठन कर दिया गया। ठीक है, वीपो का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1967 को वीपो का गठन किया गया। उसके अलावा वीपो के कितने सदस्य हैं? वर्तमान सदस्य कितने इसके? वर्तमान सदस्य की अगर हम बात करते हैं इसके, तो इसके वर्तमान सदस्य हैं 193 इसके सदस्य हैं। अब तक वीपो के द्वारा 26 संधियों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और भारत वीपो का सदस्य कब बना? तो 1975 में। ठीक है, भारत वीपो का सदस्य बना है, भारत इसका सदस्य बना। भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1975 में भारत इसका सदस्य बना, वीपो का सदस्य बना है भारत 1975 में। वीपो के द्वारा अब तक 26 अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। उसके अलावा वीपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 को, वर्तमान में इसको 193 सदस्य हैं और बौद्धिक संपदा अधिकार को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है वीपो के द्वारा, ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर वीपो के बारे में। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि वीपो के द्वारा कौन कौन सी संधियां की गई। ओके, थोड़ा संधियों के बारे में बता दूं तो बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के लिए वीपो के द्वारा जो संधि की गई, उन संधि में एक संधि तो थी हमारा पेरिस कन्वेंशन। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है, मैं आपको वैसे बता दूं कि वीपो के द्वारा जो भी संधि की गई उनमें तो क्या है? पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन जो हुआ वो औद्योगिक संरक्षण यानी औद्योगिक संपदा के संरक्षण से संबंधित था। बोर्ड पे थोड़ा कम है, आप नोट्स लिखो, जब मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाना। वीपो के द्वारा जो संधियां की गई उनमें सबसे पहले है पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन आपके 1883 में हुआ और पेरिस कन्वेंशन में आपके औद्योगिक संपदा के संरक्षण के शामिल किया गया था कि किस प्रकार औद्योगिक संपदा का संरक्षण किया जा सकता है। इसके तहत औद्योगिक संपदा के संरक्षण में ट्रेडमार्क है, पेटेंट है आपके, उसके अलावा औद्योगिक डिजाइन है, उसके अलावा कोई भी आविष्कार, उन सबको शामिल किया गया था आपकी पेरिस कन्वेंशन 1883 में। पेरिस कन्वेंशन 1883 में वीपो के द्वारा हुआ जो औद्योगिक संपदा के संरक्षण से संबंधित था। इसमें पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, इनको शामिल किया गया। उसके बाद सेकंड संधि की हम बात करें तो सेकंड इसकी अंतरराष्ट्रीय जो संधि हुई वो हुई 1886 में, जो है बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन आपके 1886 में हुआ और बर्न कन्वेंशन साहित्यिक कलात्मक कार्यों से संबंधित था। ठीक है, बर्न कन्वेंशन जो संधि वीपो के द्वारा आयोजित हुई वो 1886 में। और 1886 में जब बर्न कन्वेंशन हुआ वे मतलब कि आपके साहित्यिक कलात्मक कृतियों संबंधित था। इस संधि के तहत इसमें कोई भी लघु नाटक है, उपन्यास है, उसके अलावा कोई उपन्यास, नाटक, कथा, गाने, संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला, इन सबको शामिल किया गया था अंतरराष्ट्रीय जो संधि थी बर्न कन्वेंशन 1886 के तहत। उसके बाद में अगर हम आगे चर्चा करते हैं तीसरी संधि की हम बात करें, मर्केश संधि आपके सन 2013 में की गई। और मर्केश संधि के तहत ये आप अपने नोट्स प्लीज, मैं नहीं लिख पा रहा हूं, बोर्ड में जगह कम है, इस वजह से आप अपने नोट्स तैयार करते जाना, मैं थोड़ा सा बोल देता हूं। मर्केश संधि के बारे में हम चर्चा करें तो मर्केश संधि क्या है कि भारत में मर्केश संधि मर्केश संधि के तहत क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय संधि मर्केश संधि जो सन 2013 में हुई मर्केश संधि। और मर्केश संधि में क्या किया गया कि मर्केश संधि में यह कहा गया कि अगर कोई बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का उल्लंघन करता है, और सिर्फ बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का उल्लंघन करता है तो सिर्फ ब्रेल लिपि की जो पुस्तकें होती है उन पुस्तकों पर यह संधि ये अधिकार, ये जो कानून का उल्लंघन का अधिकार है, ये लागू नहीं होगा। यानी ब्रेल लिपि की अगर आपकी कोई जो किताब है, आप उस किताब को आपने कहीं से कॉपी करी है और ब्रेल लिपि में आप उसको कॉपी कर सकते हो, उस पर बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण लागू नहीं होगा। तो ये मर्केश संधि हुई 2013 में। और मर्केश संधि का सर्वप्रथम जो देश था, वो जो सदस्य बनने वाला देश था वो था भारत। ठीक है, मर्केश संधि 2013 में ये प्रावधान था कि अगर आप किसी का बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण के तहत कोई जो उल्लंघन होता है वो ब्रेल लिपि की पुस्तकों पर लागू नहीं है। ये उसके अलावा मर्केश संधि का प्रथम जो सदस्य देश बना जो वो बना भारत। भारत ने इसमें तुरंत एक्सेप्ट किया इस संधि को, मर्केश संधि को। उसके अलावा हम चर्चा करें आगे उसके बारे में तो इसकी जो संधियां थी वो हमने बताई। उसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण के लिए भारत के द्वारा भी एक नीति तैयार की गई है। वो नीति तैयार हुई 12 मई 2016। बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के लिए
कि किस तरह भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है और व्यक्तियों के जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसका हनन होने से या उसका उल्लंघन करने के खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई की जा सकती है, किस प्रकार उन व्यक्ति को रोका जा सकता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण नीति जो 12 मई सन 2016 को भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, उस नीति को बनाने का उद्देश्य ये था कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण को बढ़ावा दी जाए और उसे रोका जाए। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये मेरा जो पिछला वीडियो है उस वीडियो से थोड़ा अलग हटके है। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें लिए हैं। तो मुझे यहां जहां तक ये लगता है कि अब आईपीआर पे और कोई भी डिटेल नहीं होगी। आप दोनों वीडियो, आप जब भी आप अपने नोट्स तैयार करें, प्रिपरेशन करें, तो दोनों वीडियो देखना प्लीज। उसके अलावा ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस थे, उसके उपलक्ष्य में मैंने डाला है वीडियो बना के। तो आप इस वीडियो को भी देखिए पूरा और उस वीडियो को भी पूरा देखिए। जितना मैं बोर्ड पे लिख सका मैंने लिखा, उसके अलावा मैंने बोला है। तो आप अपने नोट्स तैयार करते रहे। आप सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स तैयार करो, ठीक है। उसके अलावा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आप सभी को एक बार दोबारा से मेघराज मीना LIS परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं दोबारा आपको। उसके अलावा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा है। उसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए नए नोटिफिकेशन है, नए अपडेट्स हैं, आपको तुरंत मिलते रहे। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस।